बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, जिस तरह पतझड़ के बिना नए पत्ते पेड़ पर नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई के बिना अच्छे दिन नहीं आते। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। टिकाऊ उत्पादन और आय सुनिश्चित करने के लिए समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। लत्तीदार सब्जियों की खड़ी फसल में कीटनाशक का छिड़काव करें। मिर्चा की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं आंद्रित ज्योति। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई सालों भर टिकाऊ उत्पादन और आय सुनिश्चित करने के लिए समेकित कृषि प्रणाली को अपनाएं। कृषि पद्धति में बागवानी, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन को शामिल करें। बारिश से लत्तीदार सब्जियों की खड़ी फसल में हानिकारक कीटों के प्रकोप में बढ़ोतरी हो सकती है। खेतों में नमी होने की वजह से कीट का प्रभाव दिखने लगता है। लत्तीदार सब्जियों में लाल भृंग, फल मक्खी या लाल मकड़ी का प्रकोप देखा जाता है। इससे बचाव के लिए पौधों में नीम से बनी कीटनाशी दवा का 5 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पशुपालक भाई, यदि आप सूकर पालन कर रहे हैं तो ध्यान रखें, यदि सूकरों को खुजली की समस्या होती है तो तुरंत निदान का उपाय करें। सूकरों का बढ़वार इससे कम हो जाता है और प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। बचाव के लिए घरेलू उपाय ज्यादा कारगर है। पशुपालक भाई, सूकरों में खुजली की समस्या होने पर घरेलू उपचार ज्यादा कारगर है। इसके लिए 100 ml करंज के तेल में 100 ग्राम कपूर और 10 ग्राम गंधक मिलाकर घोल तैयार कर लें और पूरे शरीर के बाल के जड़ों में लगाएं। 2 से 3 बार लगाएं। इसे किसी भी बाहरी परजीवी नष्ट हो जाता है और सूकर स्वस्थ महसूस करते हैं। सूकरों में देखा जाता है कि खुजली होने की समस्या होती है, उसमें बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, पशु बेचैन रहते हैं, खाना पीना कम करते हैं, जिससे बढ़ने की क्षमता, बच्चा देने की क्षमता में काफ़ी हानि होती है। इसके बचाव के लिए हमारे किसान भाई जो है घरेलू उपचार कर सकते हैं। इसमें करंज का तेल 100 ml, इसमें 10 ग्राम कपूर, 10 ग्राम गंधक मिला के ये घोल तैयार करें और उसको पूरे शरीर पे बाल के जड़ में आप लगाएं। 2 से 3 बार लगाने में किसी भी तरह का बाह्य परजीवी का नाश होता है। इसके अलावा अगर आप इंजेक्शन देना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह लेकर के आइवरमेक्टिन नामक दवा 1 ml चमड़े में प्रति 33 किलो वजन पर दे करके इसका उपाय कर सकते हैं। मिर्चा की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1000 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला, KA2 लगाएं। मिर्चा की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय गोबर खाद 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। ध्यान रहे बुआई के 1 माह बाद ही रोपाई करें। किसान भाई, खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी फसल में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीट की रोकथाम के बारे में। गोभी फसल में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीट की रोकथाम के लिए 50 से 75 हजार अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। 7-7 दिनों के अंतराल पर ऐसा 3 से 4 बार कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हमारे झारखंड में बैगन की खेती सालों भर होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो बैगन की खेती करना भी चाहते हैं और कर भी रहे हैं। जो किसान बैगन की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये जानकारी काफ़ी लाभदायक है। बैगन की खेती करने के लिए हमारे किसान खेतों की तैयारियां कैसे करें, कौन से खाद डालें जिससे अधिक मुनाफा मिल सके और कीट नियंत्रण कैसे करें, जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ की ओर। आज हम जानेंगे कि बैगन फसल में कीट प्रबंधन कैसे करें और इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी। जो किसान भाई बैगन की खेती करने जा रहे हैं उनके लिए अगर पौध तैयार की अगर बात करें तो कैसे करें और किस्मों की बात करें तो कौन सी किस्म? देखिए, बैगन की एक ऐसी फसल है जो पूरे विश्व में इसकी खेती की जाती है और खेती करने के लिए जो है किसान भाई इसको सालों भर खेती करते हैं। जब सालों भर खेती इसकी करनी होती है तो निश्चित रूप से इसका बेड बनाना पड़ता है। चूँकि अभी आपका जो सीज़न है वो बरसात का है, तो ज़मीन से 6 इंच ऊपर और लगभग 1 मीटर चौड़ा लंबा आवश्यकता अनुसार आप इसका नर्सरी बेड बनाएं। और नर्सरी बेड बनाने के बाद जो है इसको क्या करना है कि लगभग जो है 1.5 इंच की दूरी पे 1-1 इंच की दूरी पे एक बीज को हम लोग गिराते हैं और कंपोस्ट खाद या केचुआ खाद है उसे ढक देते हैं। लेकिन शुरुआती स्तर पे चूँकि हम लोग कीटों की बात करते हैं तो इसको जो है एक मॉस्किटो नेट आता है, जाली आती है जो कीट प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, उसको हम लोग जाली से ढक देते हैं ताकि जो है वहाँ जो हमारा बिचड़ा जो उत्पादन हो रहा है वो किसी प्रकार के जो है वो हानिकारक कीटों से संक्रमित न हो और हमारा स्वस्थ बिचड़ा जो है वो तैयारी किया जा सके। तो एक तो ये बात है। और दूसरा जो आपने पूछा कि वैरायटी की बात है, तो इस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो विल्टिंग का है। जो पौधा फल फूल देने के समय में मर जाता है तो इसके लिए जो है कुछ रोगरोधी प्रजाति है उसी को चयन करना चाहिए। जैसे स्वर्ण श्यामली है, जो यहाँ पर बहुत बढ़िया उसका रिस्पांस है, वो स्वर्ण श्यामली है या VNR का 218 है, या आपका जो है एक स्वर्ण प्रतिभा है। ये किस्म जो है इस क्षेत्र के लिए काफ़ी अनुशंसित है और इसी को व्यवहार करने से यहाँ पर वो अपनी फसल को ज़्यादा बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। बैगन में एक आम समस्या आती है उनको फलों में सड़न की, तो उसमें कौन से कीट लगते हैं और उसके रोकथाम हमारे किसान को कैसे करें? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो कीटों की है। तो कीटों की समस्या कहने का मतलब जो है यहाँ पर देखते हैं कि एक नहीं लगभग जो है 5-7 जो ऐसे कीट हैं जो काफ़ी क्षति पहुँचाते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 का स्थान रखता है वो ल्यूसिनोडस ऑर्गेनिलिस, जिसको हम लोग तना एवं फली छेदक बोलते हैं। ये कीट सबसे ज़्यादा और ये ही जो है आपका फल को सड़ाने का भी काम करता है कि जब इसमें जो है छेद कर देता है, अंदर से खाने लगता है तो फल जो है वो अंदर से सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, जो बाहर से देखने में भी वो थोड़ा सा ख़राब लगेगा और बाज़ार वैल्यू भी उसका जो है लगभग शून्य के बराबर हो जाता है, नहीं मिलता है। तो ये ल्यूसिनोडस ऑर्गेनिलिस जो मेन इंसेक्ट है, इसको हम लोग सबसे पहले जो है नियंत्रण करने के लिए अगर बात करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि ये रात में लगभग सक्रिय होता है और रात में सक्रिय होता है। ये नर मादा कीट जो है आपस में मिल जाते हैं और लगभग जो है 90 से लेकर के 250 कभी-कभी 500 जो है अंडे देते हैं और ये एक साल में इस कीट का लगभग जो है 5 से 6 जनरेशन जो है वो बनता है। तो इसके वजह से क्या है कि पूरा का पूरा जो है आपका प्लॉट, चूँकि ये सालों भर खेती होता है तो उसका होस्ट जो है वो बना हुआ रहता है और एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से ये पनपते रहता है, बढ़ते रहता है। तो इस कीट का जो है हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग जो है इसमें गंध पास फंदा लगाते हैं कि हमारे खेत में इस कीट का आक्रमण कितना है
और जब हमको पता चल जाता है तब फिर इसका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं। तो जब गंध फास फंदा को इंस्टॉल करते हैं तो लगभग 5 डिसमिल में एक गंध फास फंदा को हम लोग लगाते हैं और उसके बाद जो है वो देख लेते हैं कि हमारे कीट में जो है इसमें आ रहा है, तो उसको सुबह में जा कर के और हम लोग दवा देंगे तो उससे नर मादा जो है उसका मर जाता है। तो नर मादा आपस में नहीं मिलता है तो उसके बाद फिर और वो उसका जनसंख्या पे नियंत्रण किया जा सकता है। तो एक ये जो है हम लोग करते हैं मास ट्रैपिंग का और एक मॉनिटरिंग का। तो मास ट्रैपिंग के लिए 5 डिसमिल के अनुसार से हम लोग लगभग 1 एकड़ में जो है 10 से 12 जो है वो ट्रैप को इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे जो है हमारा ये नियंत्रण होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे रासायनिक दवा भी है, उसको हम लोग व्यवहार कर सकते हैं। रासायनिक दवा अगर बोले तो इसमें जो है फ्लुवेंडामाइड फेम है, उसको जो है 5 लीटर पानी में 1 ml पर 5 लीटर पानी के दर से उसको घोल बना के उसका छिड़काव किया जा सकता है। या एक कर्टाप हाइड्रोक्लोराइड है 50% का, उसका जो है 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव किया जा सकता है। तो ये जो है इसके अलावा जो है हम लोग इंडोक्साकार्ब है, इंडोक्साकार्ब 17 पॉइंट जो है 5 SL का जो दवा है, इसको इंडोक्साकार्ब दवा को जो है हम लोग व्यवहार करते हैं। इसका लगभग जो है 1.5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव के लिए। तो इस तरह से हम जो है इस तना एवं फली छेदक कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें हड्डा बिटिल का जो है बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो हड्डा बिटिल शुरू में क्या करता है, जिसको हम लोग एपिलखना बिटिल कहते हैं, इसका पूरा पत्ता को खा जाता है, जगह जगह छेद कर देता है। इसके अलावा जो है इसमें देखते हैं कि रस चूसक कीट है, जैसे जसीड है और वाइट फ्लाई है। तो वाइट फ्लाई जो है ये सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं, या जसीड हरा फुद का, ये जो है नीचे से उसका पत्ती का रस चूसते रहता है और उसके बाद इसको जो है दूसरे पौधे में, स्वस्थ पौधे में पहुंचा देता है। तो उसको जो है रस चूसने वाला इमिडाक्लोपिड है, उसको हम 3 लीटर पानी में 1 ml जो दवा है उसको घोल बना करके उसका छिड़काव करते हैं और उससे जो है हम जो रस चूसने वाला कीट है उसको नियंत्रण करते हैं। तना एवं फली छेदक कीट है उसको नियंत्रण करते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसान भाई अगर चाहें तो उनके पास जो है येलो स्टिकी ट्रैप है, उसको अगर वो खेत में अगर लगा देते हैं और उनके पास नीम बेस अगर जो है पेस्टिसाइड है तो उसका जो है नीम से निर्मित उसको 5 ml पर लीटर पानी में अगर घोल बना के उसका छिड़काव करेंगे तो रस चूसने वाले कीटों को जो है बचा सकते हैं। इसके साथ साथ एक मैं और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि बैगन में चूँकि क्या होता है कि इसमें माइट या बरूथी का भी अटैक होता है और उससे जो है पौधा जो है पत्ती देखेंगे थोड़ा सा जो है बदरंग हो जाता है, डलनेस आ जाता है और अच्छा प्रतीत नहीं होता है। तो उसको हमको जो है नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपका जो है डाइकोफॉल है, ओबेरॉन है, धानुमाइट है। तो ओबेरॉन अगर मिलता है तो 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके, या धानुमाइट है उसका 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव करते रहें तो माइट या बरूथी से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर ये जो है मान लीजिए आप बचा लिए तो एटलीस्ट आपका जो है कम से कम फल जो है वो बैगन का उससे आपका प्राप्त होगा और अच्छी गुणवत्ता का होगा और जिससे बाज़ार में आप अच्छा मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई जो बैगन लगाए थे उनके पेड़ सूखने लगे, तो उसकी देखभाल कैसे करें और उससे क्या होता है? देखिए ये जो समस्या है इसी के लिए मैंने शुरू में ही बताया। ये जो है झारखंड में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो विल्टिंग का है, उकठा बीमारी का है। और उकठा बीमारी के लिए जो है जो ये 2 वजह से होता है, एक फफूंद और एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया के लिए टॉलरेंट वेराइटी जो है जो मैं शुरू में बताया था वो अनुशंसित अगर किस्म में आपको व्यवहार करते हैं तो जीवाणु से तो पौधा नहीं मरेगा। अगर वो फफूंद से मरता है तो इसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम है, उसको अगर कंपोस्ट बना करके अगर हम लोग उसको खेत में डाल देते हैं तो निश्चित रूप से उससे भी जो है हमारी अपनी फसल को सुरक्षा दे सकते हैं और ये मरने वाला समस्या उनका नहीं होगा। आगात गोभी की खेती, जी हाँ, हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो आगात गोभी की खेती करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं। आगात गोभी की खेती अगर आप करते हैं तो आपको कमाई भी अच्छी होती है और बाज़ार में इसकी मांग भी काफ़ी ज़्यादा है। आगात गोभी की खेती करने के लिए अगर हमारे किसानों के पास जानकारी नहीं रहेगी तो खेती कैसे करेंगे? जानकारी लेने के लिए आइए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे आगात गोभी की खेती और उसकी देखरेख के संदर्भ में। और इस संदर्भ पे हमारे पास बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह, जो वैज्ञानिक हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आगात गोभी की खेती के लिए किसान भाई सबसे पहले तैयारी कैसे करें?
देखिए, सामान्य रूप से जब भी हम कोई नई फसल की खेती करते हैं तो उसमें जो पहला चरण आता है वो आता है भूमि की तैयारी का। तो भूमि की तैयारी के लिए भूमि की अच्छी प्रकार से जुताई कर दें और उसके बाद उसमें पाटा लगा के उसको समतल कर देते हैं। और अंतिम जुताई के समय अगर आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं अगाध फूल गोभी की, तो उसके लिए 2 बोरा DAP यानी 100 किलो डाईअमोनियम फास्फेट और 1 बोरी यानी 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करें और उसको खेत में अच्छी तरह से मिला दें। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों कम से कम 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आपको गोबर की खाद का प्रयोग करना होगा। तो इसको आप खेत में अंतिम जुताई के समय अच्छे प्रकार से मिला देते हैं। अगर डिसमिल की बात करते हैं तो 1 डिसमिल में आपको 1 कुंटल अगर आप गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो वो न सिर्फ भूमि में जो जैविक पदार्थ हैं उनकी मात्रा को बढ़ाता है, बल्कि जो उसकी पानी को रोकने की ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है उसको भी अच्छी प्रकार से इम्प्रूव करता है। तो इतना अगर आप गोबर खाद का प्रयोग करते हैं अन्य उर्वरकों के साथ तो उपज आपकी अच्छी होगी। आगे उसके सिंचाई की व्यवस्था किस रूप में करें किसान भाई? जी किसान भाइयों, जब कभी भी हम अगेती गोभी की बात करते हैं तो उसमें ये कोशिश करते हैं कि उसमें हम मेड़ बना के कतारों में ही उसकी बुआई करते हैं। तो इसके लिए उसमें मेड़ मतलब रिज और फरो मेथड का या विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेड़ बना के उसके ऊपर हम उसकी जो पौध तैयार करते हैं उनकी रोपाई करते हैं। सबसे पहला जो इसमें चरण आता है वो आता है पौध तैयार करने का, क्योंकि गोभी एक ऐसी फसल है जिसका हम पहले पौध तैयार करते हैं और उसके बाद फिर उसकी हम मुख्य खेत में रोपाई करते हैं। पौध तैयार करने के लिए किसान भाइयों मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, जिसमें से एक जो प्रचलित विधि है वो क्यारी विधि है। और क्यारी विधि में हम बीजों की बुआई करते हैं और उसके बाद उसकी 20 से 25 दिन बाद जब पौध रोपने लायक हो जाती है तो उसकी रोपाई करते हैं। परंतु किसान भाइयों उसमें समस्या थोड़ी सी ये आती है, चूँकि हम उसमें मृदा में उसकी बीजों की बुआई करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि बरसाती चूँकि खेती की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आप क्यारी बनाएंगे वो भूमि से कम आधा फुट ऊंची उठी हुई क्यारियों का निर्माण करें, जो 3 मीटर लंबाई हो और 1 मीटर उसकी चौड़ाई हो। किसान भाइयों, लंबाई को आप यथा अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं, परंतु चौड़ाई आप 1 मीटर ही रखें, जिससे उसमें किसी प्रकार की कर्षण क्रिया जैसे कि घास निकालना, बीच बीच में उसमें पौधों में पानी देना, किसी दवा का छिड़काव करना, इसमें सुविधा हो सके। तो इसमें जब हम बुआई करते हैं तो कतारों में बुआई करते हैं। 5 से 10 सेंटीमीटर दूरी पे कतार बना के ही बुआई करें, छिटकुआ विधि से ना करें। बुआई के पश्चात जो भुरभुरी खाद होती है, कंपोस्ट होती है, उससे ढक दें और इसमें धान के पुआल से या लंबी घास फूस से इसको ढक ज़रूर दें। इसमें किसान भाई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि तुरंत सिंचाई कर दें और हजारे से ही सिंचाई करें। और इसके पश्चात 2 से 4 दिन में जब भी अंकुरण होना शुरू हो जाए तब पुआल को आपको हटा देना है। इसमें प्रारंभिक अवस्था में हमें हमेशा हजारे से ही सिंचाई करनी है और जब हमारा रोपाई का समय हो तो उस समय अंतिम सप्ताह में हमें 1-1 दिन के अंतराल पे पानी नहीं देना है और अंतिम में 2-3 दिन जो हमें पानी नहीं देना है और रोपाई के पूर्व 1 दिन पूर्व शाम के समय हमें पानी दे देना है, इससे क्या होता है, ये क्रिया जो कहलाती है वो कठोरीकरण कहलाती है। इसमें रोपाई के समय जो पौधे को थोड़ा सा झटका लगता है, उसकी जड़ें क्षतिग्रस्त चुकी होती हैं, तो इससे पौधा इस स्थिति में संभल जाता है और मरता नहीं है। परंतु किसान भाइयों, एक जो हमने दूसरी विधि की चर्चा की वो है प्रो ट्रे विधि की। ये एक मृदा रहित जो विधि होती है, इसमें 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और 1 भाग कोकोपिट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रो ट्रे या जो काली रंग की ट्रे होती है, नर्सरी ट्रे भी उसे कहते हैं या प्लग ट्रे भी कहते हैं, उसके अंदर बीजों की हम बुआई करते हैं। तो प्रति खाना उसमें 1 बीज का हम बुआई करते हैं। उससे हमारी पौध भी अच्छी तैयार होती है, एक समान होती है, रोग मुक्त होती है, चूँकि इसमें मृदा का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो अच्छी पौध तैयार होती है और उसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, जिससे जब हम रोपाई करते हैं तो उस समय जड़ों के क्षतिग्रस्त होने का भय भी नहीं रहता और पौधे शीघ्र स्थापित हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो अंतिम में हमें उपज प्राप्त होती है वो भी जल्दी प्राप्त हो जाती है, सामान्य जो रोपाई होती है या जो सामान्य विधि है क्यारी विधि उसकी तुलना में। तो इस तरह से हम जब पौध की तैयारी करते हैं तो हमें जो उपज होती है वो भी पहले और अच्छी उपज प्राप्त होती है। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ ज़मीन की तैयारी और उसके बाद फिर उसकी बुआई की बात, है ना जी। और आपने खाद का वर्णन किया, तो डॉक्टर साहब आप किसान भाइयों को बताएं कि खाद का इस्तेमाल किसान भाई कब और कैसे करें? जी, खाद का इस्तेमाल जैसा हमने बताया कि आपको DAP यानी कि डाईअमोनियम फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास, इन दोनों का ही प्रयोग आपको जुताई के समय करना है और इसके साथ में आपको गोबर की खाद का प्रयोग करना है। ये थोड़ा सा किसान भाई ध्यान रखें कि जब आप रोपाई करने जा रहे हैं तो उसकी रोपाई, चूँकि ये
खरीफ की फसल होती है, बरसाती मौसम की फसल होती है, और मुख्य मौसम जो उसका रबी का होता है, इसके अलावा हम इसकी पहले खेती कर रहे हैं, तो इसमें बढ़वार उसकी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जब भी आप रोपाई करते हैं तो उसकी रोपाई जो है 1.5 गुणे 1.5 फीट पे 45 गुणे 45 सेंटीमीटर पे करें, यानी पौध से पौध और कतार से कतार आपको 1.5 फुट की दूरी मेंटेन करनी होगी। रोपाई के समय किसान भाइयों ये ज़रूर ध्यान दें कि मृदा में अच्छी नमी बनी हो, और रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें। और ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जब कभी भी हम पौध तैयार कर रहे होते हैं तो पौध हमें अधिक संख्या में तैयार करनी चाहिए। कारण उसका क्या होता है कि जब कभी भी हम पौध तैयार करते हैं, उसकी रोपाई करते हैं, तो कई बार प्रतिकूल मौसम की वजह से भी और अन्य कारणों की वजह से भी उसमें जो पौधे होते हैं उनकी मरने की संभावना रहती है। तो अगर हम अतिरिक्त पौध अपने पास सुरक्षित रखे हैं तो उसमें हम गैप फिलिंग उसकी कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आगात गोभी की कौन सी किस्म का इस्तेमाल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किया जाए, और एक बात और साथ में आप बता दें कि कीट प्रबंधन की क्या संभावना है और वो कैसे करें किसान भाइयों? अगर हम किस्मों की बात करते हैं तो इसमें पूसा जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, उसके द्वारा बहुत सी आगात किस्मों का विकसित की गई हैं, जिसमें पूसा दीपाली, पूसा कार्तिकी शंकर, पूसा मेघना, पूसा अश्विनी, इन प्रजातियों का किसान भाई चुनाव कर सकते हैं, जिनसे हमें अच्छी उपज प्राप्त होती है। और थोड़ा सा हम यहाँ ज़रूर बताएंगे कि जब भी आप बिचड़े को जो बीज है उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसका उपचारित अवश्य उसको करें ट्राइकोडर्मा से। उसके लिए 2 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, या 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से भी आप उसका ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। ये जहाँ से भी आप ट्राइकोडर्मा, ये अच्छा रहेगा कि आप किसी विश्वसनीय स्रोत से ही खरीदें, और ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करने के बाद ही आप उसकी बुआई करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो फफूंद जनित जो बीमारियां आती हैं उनका नियंत्रण किया जा सकता है। फूल गोभी की अगर बात करते हैं तो इसमें माहू कीट का प्रयोग बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL इसका प्रयोग आप करें 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से। और इसमें अगर आपको एक कभी कभी डायमंड बैक मॉथ जो एक कीट होता है इसका प्रकोप दिखाई जाता है, तो इंडोक्सा कार्ब 15.8 SL का प्रयोग आप करें, और इसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पे इसका छिड़काव करें, तो कीटों का भी नियंत्रण प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। 3 संख्या है 834001। इसी तरह से आप हमारा ये कार्यक्रम देखते रहिए, और हमारा ये कार्यक्रम आप कभी भी कहीं भी देखना चाहते हैं तो मोबाइल आपके पास है। आप मोबाइल निकालिए, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को यहीं पे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।